बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोच बदले, खिलाड़ी बदले, कप्तान भी बदल दिया गया, मगर अगर कुछ नहीं बदला तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत। शिकस्त के साए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि फतह की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबके सामने रही, जहां कमज़ोर हरीफों के खिलाफ मामूली फतूहात और मजबूत टीमों के सामने शिकस्त गोया एक रिवायत बन गई। इन्हीं मायूस कुन नताइज के बाद दौरा बांग्लादेश के लिए बड़े फैसले किए गए। सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर करके नए चेहरों को मौका देने का ऐलान किया गया। ये उम्मीद की गई कि शायद नाखून टीम में नई तवानाई और नया हौसला ले आएगा, लेकिन अफसोस नतीजा वही निकला जिसे उर्दू में कहा जाता है ढाक के 3 पात। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से एक नाकामी का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना पाकिस्तानी बैटिंग के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। पाकिस्तान ने 4 नए खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया, लेकिन प्लेइंग 11 को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम न बैटिंग में मुकम्मल है और ना ही बॉलिंग में मुतवाज़िन। जिन सीनियर से कौम को मायूसी हुई थी, उनकी जगह आने वाले मुस्तकबिल के मेहमान भी इस एतमाद को बहाल करने में नाकाम दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि असल कसूरवार कौन है? क्या ये मसला टीम सिलेक्शन का है, कोचिंग का है, या फिर इस पूरे क्रिकेट निज़ाम का जो इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि निचली सतह से भी पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा जो आलमी सतह पर टीम का सहारा बन सके? ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के इस निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसके जवाब का इंतज़ार पूरी कौम कर रही है। पहले वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को सिर्फ नाकामी नहीं हुई, बल्कि बांग्लादेश ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अपना बेहतरीन स्कोर का रिकॉर्ड भी बना डाला। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर 114 रन पर आउट हुआ। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ विकेट और ओवर के मार्जिन से बेहतरीन फतह हासिल की। बांग्लादेश ने सिर्फ 15.1 ओवर में हदफ हासिल किया और 8 विकेट से फतह अपने नाम की। इससे पहले बांग्लादेश ने 22 अप्रैल 2015 को भी 8 विकेट से फतह अपने नाम की थी, लेकिन उसमें हदफ 39.3 ओवर में हासिल किया गया था। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी नाहिद राना ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की बेहतरीन और पहली मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने सिर्फ 24 रन के बस 5 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जलालुद्दीन साहब, ये जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नाकामी है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नाकामी ने आपके सर झुका दिए हैं। ये जो नाकामी है, ये आपके क्रिकेट निज़ाम की नाकामी है, क्रिकेट बोर्ड के गलत फ़ैसलों की अक्कासी कर रही है, आपकी टीम मैनेजमेंट की नाक़िस मनसूबाबंदी की गम्माज़ी कर रही है, या आपके खिलाड़ियों के टैलेंट की कलई खोल रही है? यह जो तुमने ये 4 बातें कह रही, 4 बातों का हम कहना चाहिए ये मिक्सचर है, कंबाइंड चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ का अपना अपना रोल है, जिसकी वजह से ये पोर परफॉर्मेंस। लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें जलालुद्दीन साहब, मैं ये जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुझसे तो हंसा भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने इतनी मायूसी, इतनी उदासी, इतने गहरे स्याह बादल पाकिस्तान क्रिकेट के सरों पर कभी मंडलाते हुए नहीं देखे। देखिए, जब आप एक बार बार जब इस तरह की बैड परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक वक्त आ जाता है जब आपको हंसना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। अब अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर मैच का आउटकम देखें तो उसकी जो मेजर रीज़न आ रही है, अगर बैटिंग साइड, क्योंकि हमें पहले देखना होगा, अगर बैटिंग बहुत कम रन बनाए, उसमें पुअर शॉट सिलेक्शन था, प्लस एक अच्छी बॉलिंग के आगे टेक्निक ने भी एक्सपोज किया। और जो नए खिलाड़ियों को मौका मिला था, जाहिर है वो अच्छे प्लेयर होंगे डोमेस्टिक के, मगर एक चीज़ है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर होते हैं या जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, वो इंटरनेशनल से बहुत नीचे ही, हम बार बार ये बात कहते रहें। खाली डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस आप ले जाके इंटरनेशनल में खिलाएंगे तो उसमें से 1 से 2% ही ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल मटेरियल रखते हैं और वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे साम अयूब था, शुरू में आया, मोहम्मद आमिर आया, ये लोग वो थे जो इंटरनेशनल मटेरियल के साथ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आए थे। तो कहने का मकसद है, खाली डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल होना बहुत रेयर बात है, पाकिस्तान में ख़ास तौर से, और इसके लिए हम कई दफ़ा सलूशन दे चुके हैं। जो आपने बात की उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट का
स्ट्रक्चर जो भी है वो अपनी जगह है, हमें उसी की बेस पर सिलेक्ट करना है, अगर वो बहुत पुअर है। टीम सिलेक्शन की बात है तो कोई पॉलिसी नहीं है, अब जब चाहते हैं किसी को बगैर किसी वजह के ड्रॉप कर देते हैं, किसी को खिलाने लगते हैं, ये भी एक रीज़न है। टीम मैनेजमेंट जो कि जिसका काम ही टीम को जिताना है, वो उसमें भी जो उसकी अपनी हम फिलॉसफी कहते हैं कोच की, वो भी एक तरह से मुसलसल उस पर वो कायम है, मगर रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करे, इसका मतलब उसकी फिलॉसफी गलत है। तो टीम मैनेजमेंट और जो फिर पीसीबी की अगर हम बात कर लें तो उनका जो रोल है, जो डिसीजन मेकिंग फॉर द सिलेक्शन, फॉर द टीम मैनेजमेंट, फॉर द प्लेयर और बाकी चीज़ों में, वो हमें नज़र इतना अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो वो अगर अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं इन लोगों की, तो उन्होंने कोई उससे पहले इनके लिए कोई वैल्यू सेट की थी, तो उसी की बेस पे अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ से जिसे हम कहें कि हर तरफ ये ख़राबी मौजूद है और उसकी वजह से ये रिज़ल्ट रोज़ बरोज़ नीचे जाते जा रहा है, और इसको सही करने का तो आज तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है। मगर फिर मैं वहाँ आके ज़रूर हर दफ़ा ये जो कहता रहता हूँ कि अभी भी हमारा रॉ टैलेंट अच्छा है, उससे आगे वाला प्रोसेस में हम ना तो कुछ सीरियस है, ना हमें करना आता है डेवलपमेंट, और ना ही हमारा स्ट्रक्चर अच्छा है जिसकी वजह से क्वालिटी प्लेयर डेवलप हो। तो एंड रिज़ल्ट वही एक एवरेज सा प्लेयर बन के आता है, जो हमने आज भी देखा और हम पहले भी देखते आए, और इसी तरह हम आइंदा भी देखते रहेंगे। तो इसलिए अभी बहुत अच्छी उम्मीद आप ना रखें, चाहे आप बांग्लादेश से खेल रहे हैं, बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया है और राना ने पहले भी पाकिस्तान में आके भी अच्छी बॉलिंग की है, ही इज़ ए गुड बॉलर। मगर जहाँ ज़रा सा मुश्किल पिच होगी या अच्छा बॉलर होगा, हम एक्सपोज होते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्निक। तो वो हमने आज भी देखा, और जो नए लड़के आए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की थी, मगर वो इंटरनेशनल मटेरियल अभी नहीं है। उनके लिए अलग से कोई डेवलपमेंट की जाए ताकि वो जब इंटरनेशनल में आए तो उस स्टैंडर्ड को समझ सकें, उस चीज़ को में जाके अपने आप को परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया, ये जिसकी कमी है। मान लिया आपकी बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कोच और कप्तान से मशावरत के बाद बांग्लादेश के लिए जिस टीम का ऐलान किया उसमें 6 नए खिलाड़ियों को मौका मिला और उनमें से 4 बैट्समैनों को पहले एक रोज़ा मैच में डेब्यू भी करा दिया गया। उनमें T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले साहबजादा फरहान, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेलने वाले शामिल हुसैन और मास सदाकत और लोअर मिडल ऑर्डर में खेलने वाले अब्दुल समद शामिल हैं। जलालुद्दीन साहब, क्योंकि आप कोचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हैं, आपने देखा भी होगा कि डेब्यू क्रिकेटर्स किस तरह आउट हुए, आपको उनके आउट होना दिखाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि क्या गलती की उन्होंने इस हवाले से। जी, तो जलालुद्दीन साहब, आपने देखा एक जा रहा था दूसरा आ रहा था और ऐसा लगा हुआ था कि तू चल मैं आया, कहानी ये थी। आप पूछते हैं कि रीज़न क्या था? वो वेरी सिंपल रीज़न है, जो आपके 2 प्लेयर आउट हुए जिन्होंने जिनका शॉर्ट सिलेक्शन सही नहीं था, आगे वाली बॉल को पुल करना चाहे थे, वो उस बॉल को पुल करने के बजाय अगर वो बैकफुट पे खेलते तो शायद वो इस चीज़ को सरवाइव कर लेते। इसी तरह जो कट मारा साहबजादा फरहान ने, वो एक नॉर्मल सा शॉट था जो कि गली पोजीशन पे फील्डर खड़ा था, वो आउट हुआ, वो कैच हुआ, इजी कैच हुआ। तो जो आउट होने की वजह है वो मैं कह रहा हूँ लैक ऑफ टेक्निक एंड शॉर्ट सिलेक्शन, ये 2 बातों की वजह से ये आउट हो रहे थे। और क्योंकि बॉलिंग का इस वक्त स्टैंडर्ड अच्छा था, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, उस पर उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, और अंडर प्रेशर आके उन्होंने ये बैड शॉट भी खेले और उनकी टेक्निक भी एक्सपोज हुई। तो मेरे ख्याल में जो आउट होने की वजह थी वो उनकी पुअर टेक्निक एंड पुअर शॉट सिलेक्शन। ठीक हो गया। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कोच माइक हैसन ने दौरा बांग्लादेश के आगाज़ से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ढाका के स्टेडियम की पिच पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रही है, उस पर घास दिखाई दे रही है, इसलिए सीम बॉलर्स के साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। अलबत्ता शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका पर टॉस के वक्त शाहीन शाह आफरीदी जब टॉस हार गए और उन्हें पहले बैटिंग करने की दावत मिली, तो शाहीन आफरीदी का कहना था कि वो इस पिच पर पहले बैटिंग करने को ही तरजीह देते क्योंकि यहाँ 270 से 280 एक बेहतरीन स्कोर होता। अब जलालुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बज़ाहिर ऐसा लगा कि पिच फास्ट बॉलर को मदद दे रही थी, तो क्या कप्तान शाहीन आफरीदी और कोच ने मशावरत नहीं की होगी कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना है तो बैट्समैनों को क्या पैगाम देकर भेजना है, और अगर ये पिच सीमर्स के लिए साजगार थी तो फिर आपने हारिस रऊफ़ को क्यों नहीं रखा टीम में? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, कभी भी जब टीम सेलेक्ट होती है तो कोच और कप्तान दोनों मशवरा करके ही जनरली टीम सेलेक्ट करते हैं, और उसके पीछे जो रीज़न होते हैं सिलेक्शन के, वो ज़ाहिर पिच कंडीशन भी होती है,
और जो आपके पास अवेलेबल बेहतर बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सीम बॉलिंग को हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प की थी, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं थी। जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो अमूमन हम जैसे बॉलिंग अगर हम करना चाह रहे हैं पहले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पिच से हेल्प मिल रही है तो हम करते हैं, वरना अमूमन हम बैटिंग करते हैं। मगर ये बात उन्हें शायद अब तक समझ में नहीं आई है कि ज़रा से भी जहाँ बॉलिंग पिच होगी हम एक्सपोज हो जाते हैं। आज नहीं हो रहा है, हम साल से एक्सपोज होते हुए आ रहे हैं, चाहे वो टर्निंग पिच हो और चाहे वो स्विमिंग पिच हो। तो हमें तो इस चीज़ को देखते हुए अपनी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए और अपने टीम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जब भी मुश्किल पिच आएगी अपोनेंट मुश्किल होगा। जैसे आज राना मुश्किल अपोनेंट बन गए थे उनके लिए, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, ये बात नहीं है, पेस भी अराउंड 140 करते रहे, वो बड़ी कंट्रोल से बॉल की, अच्छी बॉलिंग हो रही। तो यहाँ सर्वाइव करना एक क्वालिटी प्लेयर की निशानी होती है। तो हम है ही नहीं क्वालिटी प्लेयर, तो हम एक्सपोज हो गए। तो जहाँ तक आपने कहा टीम सिलेक्शन के हवाले से कोच और मैनेजर दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर वो समझ जाते तो स्विमिंग पिच है तो ज़रूर आपने जैसे कहा कि हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए था, तो ज़रूर खिलाना चाहिए था। अब ये सारे डिसीजन मेकिंग ख़राब होने की वजह से तो आप हारते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो ओवरऑल प्लानिंग हो रही है या जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो अपनी टीम को देख के शायद नहीं हो रही, कुछ ज़्यादा खुश फहमी में हो रही है, या जिसे हम कहते हैं कि प्रिडिक्शन पे चलना है कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। यानी जलालुद्दीन साहब ये कह रहे हैं पता होने चाहिए। आप इस हद तक खुश फहमी में हैं कि ना आपका जो टैलेंट है वो डिलीवर कर रहा है, जो आपकी कारकर्दगी है वो इससे और ख़राब होगी, पहले भी ख़राब थी, आगे भी ख़राब होगी और उम्मीद पर दुनिया कायम है। जलालुद्दीन साहब का ये कहना है। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमको सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन और चीफ सेलेक्टिव अहमद साहब ने अब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। खुशामदीद कहेंगे तौसीफ़ अहमद साहब आपको। तौसीफ़ अहमद साहब, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की बस ही हो गई है, लेकिन जलालुद्दीन साहब कह रहे हैं अभी तो बुरे दिन शुरू हुए हैं, अभी तो आप मज़ीद बुरे दिनों का इंतज़ार कीजिए। जी शुक्रिया याया। और हकीकत तो यही लग रहा है क्योंकि कुछ संभल के ही नहीं दे रहे हैं। आप कहते थे कि जी अगर कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए या ऐसा नजर लग जाए किसी को या कुछ हो तो कोई काली मुर्गी या कोई ऐसी बकरी या कुछ कुर्बान कर दो, मगर ये मुझे तो ये कुर्बान वाली तो ये है तौसीफ अहमद साहब, काली मुर्गी या काली बकरी तो कुर्बान नहीं हो रही, हमारे खिलाड़ी जरूर कुर्बान हो रहे हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। और मुझे हैरत ये है कि ये साहब खुश साहब ऑलराउंडर की उससे बाहर ही नहीं आके दे रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि यार बहुत हो गया, बस इतने ऑलराउंडर कौन है। आप कोई मैकलम तो हो नहीं जो वहां से आन के जो है उसने अपनी इंग्लैंड की टीम में कुछ थोड़ी सी जान डाली थी, लेकिन आप जो काम कर रहे हो और जो लोग साथ हैं उनके वो कोई करके भी कुछ नहीं दे रहे। तो जाहिर है कि आप ऑल इन ऑल आप ही लग रहे हो अब तो इस तरह, तो जिस तरह की आप टीम बना रहे हैं और फिर 11 की टीम खिला रहे हैं, इसका मतलब आपका कप्तान जो है वो तो आपकी बात सुन नहीं पा रहा, मतलब ये कि अपनी बात कह नहीं पा रहा वो सही मानों में। तो हैरत की बात है। देखिए ये वही ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड है, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, बांग्लादेशी टीम ये अभी ये जो ग्राउंड मैन जो है ये वही टोनी है यहाँ पे, जो मुझे आई थिंक पता है, जो पाकिस्तान भी आए थे और उन्होंने एक ये चीज देख ली थी कि देख क्या ली, सबको पता है कि थोड़ा सा जो है ग्रास रख दो। हालांकि जैसे जलाल ने कहा कि ग्रास में कुछ था नहीं, सीधा सीधा था। उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, बड़ी लाइन के साथ की है बॉलिंग और 140-45 से जा रहा था ऊपर। तो उसने कहा कि इनको बस ग्रास रख दो, बस ये उसमें मैं इसमें इस चीज को मैं जानता हूँ ना कि ये लोग कितने डरपोक, हमारे सीनियर भी बड़े डरपोक हैं। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक टीम के साथ था अबू धाबी में, हमारी ये टीम थी, बराबर में खेल रही थी न्यूजीलैंड की टीम और हमारे सीनियर उधर खेल रहे थे। एक सीनियर साहब इधर आए हमारी तरफ कूद के, अच्छा भला सब कुछ हो गया था, मैच शुरू होने में कोई आधा पौन घंटा बाकी था, एक साहब आए तो मैं जैसे अंदर कहीं गया था तो आया तो एकदम खलबली मच रही थी कि रिजवान साहब बोले कि सर ग्रास कटवाए। मैंने कहा ग्रास कटवाए? तो कहने लगे ये पिच पे। मैंने कहा यार अभी तो हम होके आए वहां पे, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे और बहुत है। तो फिर भी मैं खैर वो साहब जो भी थे वहां से आए, अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, कि वो आगे बता के गए यार कटवाओ, ये तो तुम्हें फॉरगेसन जो है वो आता है यहाँ पर। वो लोग अपने
प्लेयरों को चेंज कर करके इधर भेज रहे थे कि भाई प्रैक्टिस कर लें, जो नहीं खेल रहे थे। वो फॉरगसन काफी तेज था, तो मुश्किल वो तो पीछे ही करता रहता है, जबकि उसे कल 24 पता नहीं 35 रन पड़े हैं। वो करता ही तेज है, पीछे गेंद करता है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो उसने, मैंने कहा, मैं ग्राउंडमैन को फिर भी ले गया, मैंने कहा चलो भाई जरा आओ, जरा देखो हमारी अपनी ये सीरीज है। उसने कहा सर मैं किधर से क्या करूँ, वो इंडियन था बेचारा, फौत हो गया वो, मेरे ख्याल उसने सुसाइड की है वहाँ। तो कहने लगे मैं क्या करूं, ये तो मैं अभी चलाऊंगा, इसमें तो मिट्टी निकलने लगेगी। और वाकई सही बात थी, वहां कुछ भी नहीं था। यार मेरे को हैरत ये हो रही है इनकी कि आप तो खुद अपनी लूप होल देते हो, आप दूसरों को भी डराते हो जाके कि क्या हो रहा है। आज देख लिया आपने, आप तो हट के स्लिप मार रहे हो उस पिच पे यार, किस तरह। चलो नए लड़कों को तो छोड़ दो ना, अभी नयों पे ना डाल देना, आपके सीनियर जो 1-2 थे वो भी क्या किस तरह की बैटिंग की है आप उन लोगों ने। तो ठीक है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जलालुद्दीन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच सान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान इनिंग की दूसरी बड़ी शराकत ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और अबरार अहमद के दरमियान 32 रन की शक्ल में बनी और बड़ा किरदार पाकिस्तान के मैच में टॉप स्कोरर फ़हीम अशरफ का रहा, जो 37 रन बनाकर नुमाया रहे। लेकिन इस बासलाहियत ऑलराउंडर का असल किरदार क्या है, आज तक कोई भी कप्तान, टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ तय कर नहीं सका। फ़हीम अशरफ ने 12 जून 2017 को कार्डिफ के मैदान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया, जहां उनकी पहली विकेट दिनेश चंदीमल बने। वो श्रीलंका के खिलाफ T20 क्रिकेट में हैट्रिक भी कर चुके हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट खिलाने के बावजूद उनकी बैटिंग पोजीशन से लेकर बॉलिंग देने का मामला अजीब सूरत हाल का शिकार दिखाई दे रहा है। T20 वर्ल्ड कप में वो बतौर ऑलराउंडर शामिल हुए, लेकिन जिन 5 मैचों में उन्हें खिलाया गया वहाँ सिर्फ उनसे एक मैच में नामीबिया के खिलाफ बॉलिंग कराई गई, और वो भी सिर्फ 2 ओवर्स। और बैटिंग में भी उन्हें 8वें नंबर पर भेजा गया, जहां वो नीदरलैंड के खिलाफ 29 रन बनाने में कामयाब हुए। लेकिन भारत के खिलाफ उन्हें सिर्फ 10 रन बनाने का मौका मिला। दूसरी जानिब दुनिया के दीगर ऑलराउंडर्स की बात करें, जहां जिमी नेशम की बात हो, भारत के शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या, मार्को जेनसन, मिचेल मार्श और मार्कोस स्टोइनिस, सबको अपना किरदार बखूबी पता है और उन्हें टीम की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन फ़हीम अशरफ इस मामले में इंतहाई बदकिस्मत साबित हो रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है और हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है। दुनिया में अगर कोई खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बहाल करना चाहता है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, और हमारे पास तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लेते हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा या विराट कोहली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट से अपने आप को अलहदा कर लिया है, बट वनडे क्रिकेट वो खेल रहे हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए एक लाइन सेट की, उनको बताया कि आपने विजय हज़ारे डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में खेलना है। अगर आपके टूर्नामेंट खेलेंगे तो आपके सिलेक्शन पर गौर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको सिलेक्शन के लिए काबिल गौर नहीं समझा जाएगा। दिल्ली के लिए खेले विराट कोहली, मुंबई के लिए खेले रोहित शर्मा। और यहाँ जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अछूती बात कर दी। जलालुद्दीन साहब, कल ये खबर आई कि बाबर आजम को क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने कह दिया है कि जी आप नेट में जाकर अपनी टेक्निक पर काम करें और आपको डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट नहीं खेलना। ये है मामला, ये है सूरत हाल हमारी क्रिकेट की ख़राबी की एक बुनियादी जड़। जी, डिसिप्लिन और एटीट्यूड तो बहुत मायने रखता है क्रिकेट में, और बोर्ड की अगर पॉलिसी है उसको फॉलो करना और उसको करवाना, दोनों चीज़ें बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। और अगर नहीं कोई कर रहा तो उस पर ज़ाहिर है कि फिर पनिशमेंट वाला आता है, या जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो भी जिसका एटीट्यूड सही होता है वो खुद इस बात को, एटीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब ही होता है कि जो काम करना है वो खुद से करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस करनी है, फिटनेस करनी है या रेस्ट रिकवरी करनी है तो आपका वो एटीट्यूड अगर है तो आप खुद से करेंगे। तो अगर ऐसा हमारे प्लेयर नहीं करते, जैसे कि आपने कहा कि बाबर आजम को बोर्ड ने कहा कि नेट में अपनी चीज़ें सही करें, मेरा ख्याल है टेक्निक का उनका इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। वो जिस टेक्निक से खेलते हुए आए हैं उसी से उन्होंने इतने हज़ारों रन बनाए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निक का जो रोल है परफॉर्मेंस में वो 10% होता है, बाकी एरिया
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फिटनेस है, जिसमें आपकी टैक्टिकल साइड है, जिसमें आपकी मेंटल साइड है, वो ज़्यादा रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, सिर्फ टेक्निक की बातें होती रहती हैं। टेक्निक का रोल कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब बॉलिंग पिच आ जाए। वहाँ थोड़ा सा अगर किसी की टेक्निक अच्छी है तो वो सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी टेक्निक सही नहीं है। तो अभी तक हमारे इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाबर आजम से अगर रन नहीं हो रहे हैं तो क्या वो टेक्निक है। मैं समझता हूँ टेक्निक नहीं है, और दूसरे एरिया में उनकी ज़रूरत है। उनकी किसी साइकोलॉजिस्ट से भी उनकी बात करानी चाहिए। उनको मोटिवेशन उनकी कम हो गई है, उनको अपने पे बिलीफ कम हो गया है। क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये सब हम चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। वो खुद प्रोफेशनल है जलालुद्दीन साहब, वो खुद प्रोफेशनल है, उनको खुद जाकर इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। वो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, देखें इस लेवल पे जब कोचिंग होती है तो कोच नहीं उन्हें बताता कि आपको क्या करना है। जो एलीट प्लेयर होते हैं वो खुद आके कोच को बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सलूशन निकालें। तो जाहिर है अगर बाबर आजम को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन उनका कोच निकालेगा। तो एक कोचिंग होती है जो बच्चों की, वो टेलिंग होती है, आप उन्हें बता रहा हो तो ऐसे ऐसे करो, मगर जो एलीट प्लेयर होते हैं वो खुद बताते हैं। जलालुद्दीन साहब, यहाँ तो कोच हम शर्ट्स की तरह बदल रहे हैं, और फिर जब खराब कारकर्दगी हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं अब नहीं को नहीं। देखें कोच जो भी है, अब जो भी बदला हुआ जो प्रेजेंट कोच है उसी से आप बात करेंगे ना, तो आप उससे बात करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो उसका सलूशन निकालेगा, कि उसका काम ही यही है। जहाँ तक टेक्निक की बात है तो मैं समझ बाबर आजम की टेक्निक में कोई इतना बड़ा कोई फ्लॉ नहीं है, उसी टेक्निक से वो खेलते हुए आए। और टेक्निक है, जैसे मैंने बता दिया कि इतना बड़ा रोल ही नहीं होता परफॉर्मेंस में, 10% से ज़्यादा रोल नहीं है। तो खाली आपको जो गाइड कर रहा है कि जाके टेक्निक सही करें, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। आप प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, आपको अच्छी पर्पसफुल प्रैक्टिस विद पर्पस करनी चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपकी बैटिंग फॉर्म दोबारा वापस आ सकती है। जो किसी वजह से आपकी नहीं आ रही है, आप मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, वो आप चीज़ें देखेंगे। ये एक पूरी साइंस है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप नेट में गए और सही हो गए। अच्छा, ये तौसीफ अहमद साहब, ये तो पहले मैच का नतीजा है। 14 पर आपकी बारी सिमट गई, 2 रन फी ओवर की आपने औसत से पहले एक रोज़ा मैच में बैटिंग की है। आपको लग रहा है कि ये जो हमारे सीनियर प्लेयरों को हमने इस सीरीज़ के लिए ड्रॉप किया, साइम अयूब, बाबर आजम, शादाब खान, नवाज़, तो उनके लिए तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि अगर उनके होते हुए ये परफॉर्मेंस आती तो फिर तो सारा नज़ला उन्हीं पे गिर जाता। देखो ये मैं एक लिहाज से ठीक अच्छा ही कह रहा हूँ कि हो रहा है ये, लेकिन किसी भी टीम में एकदम 4-5 चेंजेस है कभी भी नहीं होती, और ज्यादा एक आप या बहुत हो तो 2 आप जो हैं वो 11 के उसमें डाल सकते हैं, वो भी ऐसा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हो। हमने देख लिया जो कुछ भी है। तौसीफ साहब, हम उनको खिला कर थक गए हैं, देख कर थक गए हैं, कुछ हो नहीं रहा उनसे। नहीं, वो तो अपनी जगह है ना, वो तो होगा भी नहीं, क्योंकि आपने तो पहले से कोशिशें की नहीं ना, उसमें हम भी शामिल हैं, सब है। हम क्या शामिल है यार, तो इजारादारी जब आप बना के रखेंगे ऐसी चीजों की तो फिर होगा ही नहीं ना कुछ। आप किसी को ड्रॉप कर दो, वो कहता है जी इसको कैसे ड्रॉप कर दिया, यानी कि ये प्लेयरों की आपस की इतनी चपकलिशें चल रही है। मैं तो उसको इसका कसूरवार समझता हूँ। और थोड़ा सा जो अभी जलाल ने बात की, देखो जलाल एक और उसमें है कि यार कोई साइकेट्रिस्ट को भी जॉब दिलवा दो। पहले भी साइकेट्रिस्ट आए हैं काफी। नहीं, ये नहीं कह रहे वो ये नहीं कह रहे साइकेट्रिस्ट को जॉब दिलवा दो, वो कह रहे हैं कि माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, खिलाड़ी अपना सेशन करें जाके। अरे भाई, ये कोई यार खुदा ना खास्ता ये कोई बावले थोड़े हो गए यार कि उनको दिखा दो, इनको दिखा दो, यार कुछ भी नहीं है। मुझे बात हो रही थी भाई, आपको क्या है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो है। मुझे कामना अकमल कहीं बैठ के या कहीं बात कर रहे थे कि जी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से उसको हो रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, आप जाके समझाओ, देखो। घर के मामलात को तो हर कोई डिस्कस नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो बात भी करता। बात ये है तो वो जलाल ने जैसे कहा, देखें वो उनकी जो टेक्निक है, जो भी जिस पे बात करता है ना, उनका ये खेल है ही नहीं। और माजरत के साथ हर आदमी यही खेलना चाहता है, इसलिए कि यहाँ पर आपको जहां आप टेस्ट मैच खेलेंगे या वनडे खेलेंगे तो उसके बराबर में आप एक वो खेल लेंगे तो मतलब आप बहुत ही माला माल हो जाएंगे, सीधी बात है। तो हर आदमी तो अब वनडे की तरफ जाना भी नहीं चाहता। आपने हाल देख लिया ना कि वनडे में जो खेल रहा है वो दिल से तो कहीं से भी मुझे नजर नहीं आ रहा। गए जरूर हैं, सारा कुछ है,
मगर मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। आप दूसरों को भी खिला के देख लीजिएगा, वो खेलेंगे जरूर, लेकिन उनका सारा फोकस जो होगा वो 20 पे ही होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। ये है असल खराबी की जड़ जो तौसीफ अहमद साहब फरमा रहे हैं। जलालुद्दीन साहब एक बात मैं ऐड कर दूं कि वो जो मैं कह रहा हूँ ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ, साइकेट्रिक नहीं, साइकेट्रिक तो डॉक्टर होता है, मगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अहम रोल है इस वक्त स्पोर्ट्स में, और वो अपना रोल प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी को ला के रख लो, अगर मेरा ख्याल है हो भी तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो उसको भी इस तरह भी देखता हूँ। तो वो इनके प्रॉब्लम्स को समझ के और उस पर उसका कोई ना कोई सलूशन निकालता है, और कोच भी इसी तरह सलूशन निकालता है, मगर वो बताएगा खुद प्लेयर कि उसका क्या प्रॉब्लम है ताकि वो उसको सही कर सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपने कहा कि जो नए प्लेयर खेले, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी भी आपके जो बेस्ट प्लेयर हैं वही हैं जो बाहर बिठाए गए। आज की परफॉर्मेंस आपने देखी, जो लोग बाहर बैठे हैं वही अभी भी बेस्ट हैं, चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर वो बेस्ट प्लेयर है। दूसरे ये प्लेयर जो डोमेस्टिक की वजह से आए थे, ज़रूर इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की होगी। मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना और परफॉर्म करना हमारे स्टैंडर्ड को देखते हुए ये आसान काम नहीं है। एक आध प्लेयर कर जाता है, मगर ज़्यादातर का फेलियर होता है क्योंकि हम वो बहुत बड़ा गैप है। तो उनके लिए मैंने पहले भी एक सोल्यूशन निकाला था कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हो उनको आइडेंटिफाई करो और उनको फिर डेवलप करो। ये जो तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों का फोकस सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट है। PSL खेलो, लीग खेलो और बस चैन की बांसुरी बजाओ। देखें, ये आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में T20 क्रिकेट तो अब रहनी है, इसमें पैसा भी बहुत है, ग्लैमर भी है, तो इसको आप नहीं करें। मगर अगर आप सही प्लेयर हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ हैं, तो वो समझदार अगर होंगे तो वो हर क्रिकेट को खेलेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, एडॉप्टेशन सही करेंगे, तब वो देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 4 ओवर वाली आप क्रिकेट कह रहे हैं कि हर आदमी वो खेलना चाहता है, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता। जो लोग देर तक क्रिकेट खेलते हैं, 10 साल 20 साल, वो समझदार होते हैं, वो हर क्रिकेट की अपनी को वैल्यू करते हैं, और उसके साथ साथ T20 को तो अब आप इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ये पता है कि ये आगे चलनी है। इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है और जिस तरह से इसमें कमर्शलिज्म आ गया है, मगर इसके साथ साथ एडॉप्टेशन आनी चाहिए और बाकी क्रिकेट को भी वैल्यू करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी शामिल है। जाते जाते तौसीफ अहमद साहब क्या कहेंगे आप? कुछ उम्मीद पर दुनिया कायम है या मायूसी जो है वो कहते हैं कुफ्र है, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद की रोशनी दिखाई दे नहीं रही दौरे बांग्लादेश में? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आप ये उन्होंने देख लिया है कि ये किस पे फंसते हैं। वो जरूर ये वो जो उन्होंने कहा कि जी मैं भी होता तो पहले बैटिंग करता, खैर ये तो एक ऐसे हैं कि मोरल हाई करने के लिए करते हैं, वो कहीं भी नहीं करते, पहले बॉलिंग ही करता वो शाहीन। ये तो सब समझते हैं, हम लोग तो समझते ही हैं, बाकी कुछ। लेकिन बात यह है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आप कॉन्फिडेंस करें ना। आपने जैसे भी बताया कि देखो पहला मैच है, कुछ भी यहाँ तो हार जो है ना वो बड़े बड़ों को हिलाती है, मगर यहाँ हिल नहीं रहे कोई। जब हार के बाद एक्चुअल तो क्या है, आपको हारिस सऊद को खिलाना चाहिए था, और खिलाते एक सीनियर ऐसा बॉलर तो आपके पास था। ठीक है, आप कह रहे हैं शाहीन, उसकी तो फॉर्म भी अभी नहीं लगी हुई थी, तो वो तो खेला अपनी जगह है, लेकिन आप एक इसको खिलाते पहले मैच में या उसमें तो आप तगड़े जाओ ना। लेकिन बात यह है कि आपकी बैटिंग कहाँ से ठीक होगी? आप 8 तक बैट्समैन ले जाके खड़े कर रहे हैं, मगर उसका फायदा नहीं। एक बात जरूर कहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फहीम को इन्होंने मेरा ख्याल बहुत ज्यादती की है उसके साथ। वो कहीं परफॉर्मेंस देता था, वो आप उसको अगले मैच में बॉलिंग भी नहीं करा रहा है, बैटिंग भी नहीं करा रहा है, मैच जितवा रहा है। वो आप देखे ना फाइनल में कैसी चेंज की है इंडिया ने अपनी बैटिंग ऑर्डर, और उन्होंने ये नहीं देखा कि कप्तान जाएगा या कौन जाएगा, उसने खुद या कोच मिलके उन्होंने प्लान किया कि नहीं जी ये टाइम होगा तो ये जाएगा, ये टाइम होगा तो ये। इसकी समझ ही नहीं आ रही है कोच की। ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो इसलिए रुका हुआ है, वरना अब तक तो सारा काम खत्म हो जाना था। इसलिए रुका कि पैसा शायद लंबा देना पड़ेगा बोर्ड को। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका। और जलालुद्दीन सलूशन है मेरे पास। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप अपना सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। जलालुद्दीन साहब, जो हमारी टीम की सिलेक्शन है, काफ़ी अरसे से एक चीज़ जो आया हो गई है कि हम ऐसी टीम मुंतखब करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में डालते हैं कि जो डिस्कार्टेड प्लेयर हैं, वो कहते हैं ना कि आप रबर बैंड को खींचते हैं
वापस अपनी जगह पर आ जाता है, तो वो वापस आराम से आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार इनसे बेहतर तो वही थे। बिल्कुल, ये बात तो मैं पहले बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि जो अगर किसी टीम में एक प्लेयर बार बार कम बैक कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम की ख़राबी है या आपके पास नीचे प्लेयर मौजूद नहीं है। तो जो डिस्कार्ड भी हमें कहीं ना कहीं लाइन खींचनी होती है और प्लेयर को डिस्कार्ड करना होता है। जहाँ तक आप फ़हीम अशरफ की बात करें तो मैं इससे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जब कोई ऑलराउंडर होता है तो उसका एक रोल पूरा पक्का होता है, आइदर बैटिंग और बॉलिंग। फ़हीम अशरफ कंसिडर होते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ना तो वो बॉलर पूरे हैं जो मुश्किल वक्त में, जैसे हार्दिक पांड्या है वो बॉलिंग करता है, हमेशा करता है और मुश्किल वक्त में भी करता है, चाहे मार पड़े कुछ है, मगर वो बॉलिंग करता है। फिर जब बैटिंग का मौका आता है तो बैटिंग भी करता है। तो इसी तरह अगर कोई ऑलराउंडर खेल रहा है, चाहे वो नवाज हो या ये हो, तो वो पूरे एक चीज़ में पूरे उनकी 100% होनी चाहिए, चाहे बॉलिंग या बैटिंग। तो हमारे जो ऑलराउंडर हैं वो तो 50-50% है, इसलिए मैं उनको ऑलराउंडर कंसिडर नहीं करता। और डिस्कार्टेड प्लेयर हैं, कई दफ़ा बाहर हुए टीम से, फिर वापस आए, फिर बाहर हुए, फिर वापस आए। तो हमें ये लाइन खींचनी है कि जब एक प्लेयर को आपने आजमा लिया, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो या तो उसका जिस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा वो चीज़ वो ठीक करे और फिर वापस आए, तो बात समझ में आती है। यहाँ तो जाते हैं डोमेस्टिक में रन बनाया या किसी बगैर डोमेस्टिक में गए वापस आ जाते हैं। तो इसलिए दूसरे जो मैं बात कर रहा था सोल्यूशन की, आपने बात की, देखें जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है ना, जो एडॉक पे चलाना पड़ेगा आपको, इसलिए कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट रीजन है इनका तो कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ बोर्ड चला रहा है। तो इससे बेहतर है कि वो जो लोग अननेसेसरी अपनी वैल्यू बना के बैठे हैं, चाहे ये बिल्कुल स्कूल क्रिकेट बोर्ड चला रहा है, कॉलेज क्रिकेट चला रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का कोई अपना ऑफिस नहीं है ना, उनकी कोई वो है, सिवाय इसके कागज पे वो एक इलेक्टेड बॉडी है। इसी तरह रीजन में इलेक्टेड जो क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लब क्रिकेट वो नहीं हो रही, बाकी सारी क्रिकेट वो तो डिस्ट्रिक्ट का काम है ना। तो पैसा बोर्ड दे रहा है, तो इनका काम क्या है? इसलिए इन्हें खामखा इनकी वैल्यू बना के बोर्ड में डायरेक्ट उधर बिठाना, गवर्निंग बोर्ड में, इस वक्त एडॉक की ज़रूरत है। और आइडेंटिफाई किए जाएँ लोग, वो 3 साल क्रिकेट चलाए और मगर उनमें लोग जो आइडेंटिफाई हैं वो अच्छे हों, और 3 साल के लिए एडॉक लगा के इन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजन लेवल पे ऑफिस बेरर बने हुए हैं और अपना मिस यूज़ कर रहे होते हैं पावर को, उसको ख़त्म किया जाए। और क्रिकेट को सही लाइन पे चलाने के लिए आपको कम से कम 3 साल का पीरियड चाहिए, और वो जब आज से शुरू होगा तब उस चीज़ों को सही करने के लिए, उसमें चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, ग्रास रूट्स है, इवन पाकिस्तान क्रिकेट को भी बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, हमारे साथ क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।